हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि आज ये वीडियो मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ एंड कल नहीं डाला था, इसलिए आज सैटरडे को बना रही हूँ क्योंकि कल मुझे कुछ अर्जेंट वर्क आ गया था। सो वेलकम एवरीवन। दिस चैनल is meant for those who are preparing for UGC NET, state eligibility test and any other exam related to education paper. So first of all, Merry Christmas to all and I hope कि in this Merry Christmas your all dreams, your all wishes comes true. The Santa comes with a gift which you all want. So guys, हम लोग ऑलरेडी 2017 के क्वेश्चंस कर रहे हैं 2017 के क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें से हम लोगों ने पेपर 2 का 20 क्वेश्चन कर लिया है। आज नेक्स्ट 20 करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मंडे को नेक्स्ट 20 करेंगे। ओके, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। एंड जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरी ऐप को भी डाउनलोड कर लो और ऐप को डाउनलोड करके जब भी ऐप डाउनलोड करोगे मुझे एक मैसेज जरूर सेंड करना। आई विल ऐड यू इन अ बैच जहाँ पे मैं फ्री कंटेंट्स एंड ऑल आपको देती जाऊंगी। तीसरा, टेलीग्राम को भी ऐड कर लो क्योंकि मैं लिंक्स वगैरह जो भी मैं फ्री क्लासेस यूट्यूब पे लेती हूँ यहीं पे ऐड करती हूँ। ओके, सो चलो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस। ये पहला क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ो और आंसर करो। दूसरी तरफ थोड़ा सा कलर चेंज। चलो, निर्वाणा अकॉर्डिंग टू बुद्धा कुड बी अचीव बाय मीन्स ऑफ। निर्वाणा हम कैसे अटेन कर सकते हैं? निर्वाणा यानी क्या है हमारे यहाँ पे? लिबरेशन। बुद्धिज्म में लिबरेशन है, निर्वाणा वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं? तो वो हम एक तरीके से अचीव कर सकते हैं और वो क्या है हमारा? वो है हमारा 8 फोल्ड पाथ। ठीक है, अगर डिटैचमेंट की बात करेंगे तो किसी से अलग होना, मॉडिफिकेशन की बात करेंगे तो किसी को डिफेम करना, किसी को इंसल्ट करना, दैट इज मॉडिफिकेशन। ठीक है, किसी एक मिनट पेन का ये ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, डिफिकेशन, डिफेम करना किसी को, यानी किसी का इंसल्ट करना। और पीनेंस क्या है हमारा? तपस्या। ठीक है, पीनेंस क्या है हमारा? तपस्या। ओके, तो यहाँ पे निर्वाणा के अकॉर्डिंग बुद्धा किससे अचीव कर सकता है निर्वाणा? डिटैचमेंट से। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नाइस क्वेश्चन। डिसीजन टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस एट द 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इन अ स्टडीज एंड, मतलब हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए ये डिसीजन लेते हैं कि हम 0.05 पे करेंगे या 0.01 पे करेंगे। तो वो क्या है? एक लिमिटेशन है, एक अजम्पशन है, एक डीलिमिटेशन है या डिलिनिएशन है? तो बताओ। मैं सबका हिंदी मीनिंग लिख देती हूँ। इसको चित्रण डिलिनेट कर रहे हैं। ठीक है, लिमिटेशन ऐसा, मान लो कोई ऐसा चीज़ है, हम जहाँ पर हैं, मान लो एक रिसर्चर रिसर्च करने जा रहा है और वहाँ पे वो चाहता था कि इंक्लूसिव पे वो करे, लेकिन लिमिटेशन ये है कि वहाँ कोई इंक्लूसिव स्कूल ही नहीं है। लेकिन डीलिमिटेशन क्या होता है? जो रिसर्चर के कंट्रोल में होता है, रिसर्चर अपनी मर्जी से, रिसर्चर ने बोला इंक्लूसिव लेना चाहता है, हाँ ठीक है, वहाँ उस टाउन में कम से कम 15 इंक्लूसिव स्कूल्स हैं, पर रिसर्चर की डीलिमिटेशन यही कि वो सबको नहीं ले सकता, तो इसीलिए उसने
3 या 4 को लिया या किसी एक दृष्टि को चुना, तो ये रिसर्चर के कंट्रोल में होता है, ये नहीं होता है। और अजम्पशंस क्या है, जो हम लोग अज्यूम करके चलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ देखो बोल रहा है जो हम लोग 0.05 या 0.01 मान के चलते हैं, ये तो हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं ना कि हम इस पे मेरा हम ये इतना कॉन्फिडेंस लेवल लेके चलते हैं कि इतने में वो रिजेक्ट हो जाएगा, हो जाना चाहिए, ऐसा अज्यूम करके चलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हमारा डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है एजुकेशन एक ट्रायंगुलर प्रोसेस है। ठीक है, ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगुलर प्रोसेस है। चलो सॉरी ये झंडा बन गया। एज अ टीचर एंड लर्नर्स आर द टू वर्टिसेस। अब टीचर और लर्नर इसके दो वर्टिसेस हैं, टीचर और यहाँ पे लर्नर। पूछ रहा है तीसरा वर्टिसेस यानी ये वाला वर्टिसेस कौन ऑक्यूपाई करेगा, सोसाइटी, पेरेंट्स, नेशन या एजुकेशनल सोशियोलॉजिस्ट। गुड। देखो अब यहाँ पर आ जाओ, जब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कौन करेगा, तो पेरेंट्स से तो सिर्फ डिसाइड नहीं होगा, पेरेंट्स इसी के अंदर आ जाएगा, राइट। एजुकेशनल सोशियोलॉजी जो वो हमारे टीचर के अंदर आ जाएंगे। अब बचता है नेशन। तो जब हम छोटी छोटी नीड्स यानी सोसाइटी के नीड्स को पूरा करेंगे, क्योंकि सोसाइटी के नीड्स को ही ध्यान में रख के लर्नर के नीड्स को समझा जाता है और उसी के ध्यान में रख के टीचर्स टीच करता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा हमारा सोसाइटी। ठीक है, तीसरा वर्टिसेस क्या होगा, सोसाइटी। ओके, क्वेश्चन चलते हैं। Which of the following therapies make intensive use of role playing? ठीक है, which of the following therapists make intensive use of role playing? तो आ जाओ यहाँ पर, चूंकि क्लाइंट सेंटर हम लोग जानते हैं, साइकोएनालिटिक क्या हो गया, फ्रीयर्ड का है ना। मतलब अगर हम बात करें साइकोएनालिटिक थ्योरी, एग्जिस्टेंशियल थेरापी यानी हम अपना एग्जिस्टेंस बनाने की काम करते हैं, ये स्टाइल थेरापी जो परसेप्शंस पे वर्क करेंगे। तो ये जो क्लाइंट सेंटर थेरापिस्ट होता है, ये रोल प्लेइंग का इंटेंसिव यूज करते हैं। कैसे, ये देखते हैं। क्योंकि ये इंडिविजुअल थेरापी होता है, क्लाइंट पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, इंडिविजुअल थेरापी होता है, क्लाइंट पे डिपेंडेंट होता है। यहाँ हम रैपोर्ट बनाते हैं, उसकी तरह एक्ट, जो काउंसलर होगा वो और जो काउंसिली है वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे पे फोकस करने की कोशिश करते हैं, अपना एक रैपोर्ट बनाने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से क्लाइंट सेंटर थेरापी जो है वो इंटेंसिव यूज करता है रोल प्लेइंग का। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये जो रोल प्लेइंग है ये करता क्या है, ये अनकवर चीज़ों को बाहर निकालता है। तो क्लाइंट सेंटर्ड में ही तो, जब अगर हमारा क्लाइंट सेंटर नहीं होता, जैसे हम लोग 3-4 काउंसलिंग पढ़ते हैं, ये भी मैं टॉपिक अभी नहीं कराया है, मैं सोची हूँ 15-15 मिनट का वीडियो डाल करके अलग अलग काउंसलिंग को डिस्कस करूँगी। तो जब हम लोग बात करते हैं क्लाइंट सेंटर और एक जो क्लाइंट सेंटर नहीं होता है, यानी डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव, तो डायरेक्टिव में क्या होता है, हम उसके छुपे हुए प्रॉब्लम को बाहर नहीं निकालते, अगर पता चल जाता है तो हम सीधा सॉल्यूशन दे देते हैं। लेकिन जो क्लाइंट सेंटर्ड है, उसके अंदर की जितनी भी छुपी हुई चीज़ें हैं, जितने भी डिजायर्स हैं, फियर्स हैं, सब कुछ बाहर निकालते हैं। किसके हेल्प से, रैपोर्ट बनाते हुए, इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं, एक दूसरे को समझने पे फोकस करते हैं, अनकवर इश्यूज को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं।
और यही सब एक, ये प्ले थेरापी भी कहते हैं इसको। प्ले थेरापी में हम अनकवर या कोई साइकोलॉजिकल इशू जो है उसको अनकवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा किसमें, क्लाइंट सेंटर थेरापिस्ट में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब बहुत इजी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ सेल्फ in Indian philosophy has been advocated by, advanced by इसमें तो कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। सेल्फ पुरुषा प्रकृति है ना, सेल्फ की बात कर रहा है, तो वो कौन है, हमारा सांख्य फिलोसफी, ठीक है। थ्योरी ऑफ सेल्फ का उसमें पूरा एक पार्ट है, मैंने सांख्या में पढ़ाया है। और गाइज मैं जितना भी अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया, मैं उसमें देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको, कहीं ना कहीं आपको इन चारों पांचों थ्योरी से आ रहा है क्वेश्चन, और वो सारे पॉइंट सारे जो मैंने पढ़ाए हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है अभी भी ये वीडियोस, अभी आपके पास टाइम भी है, आराम से एटलीस्ट ये फिलोसफी के वीडियोस एक एक करके देख जाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। थ्योरी ऑफ सेल्फ ध्यान रखना सांख्या का है, ठीक है? चलो उधर वाला पार्ट बाद में करेंगे, पहले यही कर लेते हैं। द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रियलिज्म, देखो अभी अगर किसी ने मेरा वीडियो देखा हो तो आराम से उसको कट कर सकता है। ये तो हमारा स्पिरिचुअल और मोरल किस में जाएगा, आइडियलिज्म में जाएगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ये सब हमारा साइकोलॉजिकल में बात करते हैं। और अगर बात करें कि पर्सनालिटी हम डेवलप कराना चाहते हैं, सामने जो जैसा है वैसा ही डेवलप कराना चाहते हैं, तो नेचुरलिज्म भी इसको सपोर्ट करता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म भी बोलता है पहले अपनी एग्जिस्टेंस बनाओ, अपनी पर्सनालिटी बनाओ। और सेल्फ रियलाइजेशन भी हमारा आइडियलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म में जाएगा। जो हम नॉलेज को एक्सपीरियंस करते हैं किसके थ्रू, मैटर सराउंडिंग्स के थ्रू, वो होता है हमारा रियलिज्म का एम, नॉलेज को एक्सपीरियंस करना। इसलिए 31 का हमारा क्या होगा, डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ये अभी जस्ट मैंने 2020 में फिनिश किया है, वहां भी एक्सप्लेन किया है। ये सेम क्वेश्चन देखो पलट के पूछ दिया, बस वहां भी पूछा था यही कि विदिन ग्रुप वेरिएंस किसको रिप्रेजेंट करता है, और वहां ऑप्शन था पॉपुलेशन एरर, रैंडम एरर, सैम्पलिंग एरर। यहाँ भी कुछ ऐसे ही है, बस नाम को देखो थोड़ा बदल दिया है। अब अगर हम यहाँ बात करें स्टैंडर्ड एरर ऑफ वेरिएंस, यानी कि वेरिएंस में स्टैंडर्ड एरर हो रहा है। अब ये बोल रहा है वेरिएंस कॉज्ड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, सैम्पलिंग के फ्लक्चुएशन होने से कुछ वेरिएंस यानी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अब इसको क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग एरर, है ना। इंटरेस्ट से कैरी हो रहा है, तो ये तो रिसर्चर का या फिर जिसका इंटरेस्ट होगा उसका, ये कांस्टेंट में कोई एरर आ रहा है उसकी वजह से। तो हम लोग उस दिन क्या पढ़े थे, विदिन ग्रुप वेरिएंस जब होता है तो वो किसकी एरर को बताता है, वो सैम्पलिंग एरर को बताता है, ठीक है। विदिन ग्रुप वेरिएंस जब भी होगा तो वो किसको बताएगा, सैम्पलिंग एरर को, ओके। अगर हम ये कहाँ से आए ये भी डिस्कस करें तो एफ टेस्ट से आया है। एफ टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट अपॉन मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। अब ये सोचो, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट हमेशा किसके बीच में होता है, दो लोगों के बीच में होता है, तो ये मीन स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बिटवीन के बारे में बताता है। और एरर हमेशा किसके होता है, खुद के अंदर होता है, विदिन, और इसीलिए ये विदिन किसको बताता है, सैम्पलिंग एरर को बताता है, ठीक है। और मैंने ये भी पूरा डील किया है अनोवा को या एमएसटी को भी, के फॉर्मूला क्या है, एमएसई का फॉर्मूला क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या यूज करते हैं। तो जो लोग को भाई रिसर्च क्लियर नहीं है या जिनको पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट देना, वो बिल्कुल ये सब देखो, सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके फिर। नेक्स्ट चलते हैं।
अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, अब ये तो ना आपके बस में है ना हमारे बस में, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट को बस ध्यान रखेंगे। अ सिविलाइजेशन इज टू बी जज्ड बाय द पावर ऑफ इट्स आइडियाज। एक सिविल पर्सन जो है अपने आइडियाज और विचारों से जज किया जाएगा, तो वो किसने बोला था? थोड़ा आप लोग दिमाग लगाओ, वैसे तो ये फैक्चुअल है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने वाला नहीं है, बट फिर भी। तो ये बात जो है ऑरोबिंदो ने बोला, ठीक है। ऑरोबिंदो ने बोला था कि एक सिविलाइजेशन जो है वो जज किया जाएगा बाय पावर ऑफ इट्स आइडियाज, ठीक है। अ सिविलाइजेशन इज टू बी जज्ड बाय, ठीक है, यही स्टेटमेंट उन्होंने बोला। अ सिविलाइजेशन इज टू बी जज्ड बाय द पावर ऑफ इट्स आइडियाज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। और इसी तरीके का स्टेटमेंट एक गांधी जी ने भी दिया था, द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन कैन बी जज्ड बाय द वे इट्स एनिमल आर ट्रीटेड। कैसे उनके कैसे वो एनिमल्स को ट्रीट करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। Indians, India's constitutional value of equality is founded on several assumptions. Which of the following is not among those? इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू यानी इक्वालिटी जो है वो कुछ assumptions पे है, उनमें से कौन सा वाला नहीं है? तो आ जाओ यहाँ पर, बिल्कुल कौन सा वाला नहीं है हमारा। अगर बात करें तो क्लेम ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, बिल्कुल बोलते हैं ह्यूमन इक्वालिटी होना चाहिए, सबको रिस्पेक्ट, सबके रिस्पेक्ट को, सबके ह्यूमन डिग्निटी को रिस्पेक्ट, मतलब सबको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, क्लेम करना चाहिए हमारा डिग्निटी, हमारे रिस्पेक्ट के लिए। ऑल मेन हैव इंट्रिंसिक वर्थ, सबका खुद का अपना अपना वर्थ है, मूल्य है अपना। ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, सब बराबर क्रिएट किए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। ये जो कास्टिज्म है, जो कलर है, ये सब हमने बनाया है। पर जो ये बोल रहा है ऑल मेन आर अलाइक बाय नेचर, ये गलत है। सबका एक जैसा नेचर नहीं होता, सबका नेचर अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ये आंसर हमारा गलत है, यानी यहाँ नॉट पूछा था, इसलिए ये होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, ये फिर से अगेन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन को पूछ रहा है। द 0.99 कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर अ एमपीओपी इन टर्म्स ऑफ फिड्यूशियरी प्रोबेबिलिटी इज मीन ऑफ पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ फिड्यूशियरी प्रोबेबिलिटी। तो हम लोगों ने सीखा था, अगर 99 होता है यानी 0.99 यानी 0.01, और अगर 0.95 होता है यानी 0.05, तो उस केस में 0.019 पे हमारा क्रिटिकल वैल्यू कितना होता है? 2.58।
और 0.05 पे 1.96। और फिड्यूशियरी लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, m प्लस माइनस यानी अपर वैल्यू लोअर वैल्यू, यहाँ पे z का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, इस कॉन्फिडेंस लेवल पे। तो अब यहाँ लिखा है 0.99, तो कौन सा होना चाहिए 2.5 है, तो देखो 2.5 है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन, ठीक है। और ये सिग्मा एम को भी हम लोग तोड़ सकते हैं S/√n करके, अगर हमको वैल्यू दिया हुआ है तो। नहीं दिया है तो सिंपली हम यही लिखेंगे। तो देख लो, हो सकता है एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इस बार थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए सॉल्यूशन दे दे, तो मैंने स्टैटिस्टिक के भी इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराए हैं, तो जरूर देखो, क्योंकि आप देख लो फिलॉसफी या स्टैटिस्टिक्स ये सबसे ज्यादा इसमें पूछ रहे हैं वो, ठीक है। तो ये वाला क्लियर है, यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा 35 का डी होगा, ठीक है। अब मान लो मैं आपके ही अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे बदल देती हूँ, खुद से आंसर सोचना। अगर 0.95 होगा तब कौन सा होगा, 0.95 होगा तो, है ना, तो कौन सा होगा हमारा, तो ये होगा, क्योंकि 0.95 पे वैल्यू क्या होता है, क्रिटिकल वैल्यू z का 1.96। तो m प्लस माइनस ये तो बदलेगा नहीं, सिर्फ ये वाला बदलेगा और ये भी नहीं बदलेगा, तो 0.05 पे 95 पे हमारा ये होगा, ठीक है। चलो अब इधर आ जाते हैं। चलो अब आ गया ये हमारा ड्राइव थ्योरी। पूछा ड्राइव रिजोल्यूशन थ्योरी किसने दिया है मोटिवेशन का, तो डिस्कस नहीं करना, बोलना ही नहीं है, हल ने दिया है ना। हम लोगों ने इसको मैंने इसको पढ़ाया भी है पूरा, इसकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या है, मैनिपुलेशन क्या है, सब कुछ बताया हुआ है मैंने वीडियो में। लैटेंट लर्निंग का मतलब क्या है, छुपा हुआ लर्निंग, यानी वो जो उन्होंने एक मेज एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें वो बार बार रैट को छोड़ दे रहे थे अलग अलग रास्ते पे, बट एक दिन उसको रियल में प्यास लगी तो वो बिना समझे इधर उधर खुद वो पहचान लिया कि उसको किधर से कैसे जाना है, यानी उसके अंदर वो लर्निंग छुप रही थी, उसने यूज तब किया जब उसे नीड पड़ी। इसी को कहते हैं लैटेंट लर्निंग, यानी छुपे हुए लर्निंग को बाहर लेके आना। तो वो किसने दिया है, टॉलमैन ने दिया है, ठीक है। और टॉलमैन का 6 साइन लर्निंग भी है, जो कि हम लोग जिसको कि मैंने रिवीजन सीरीज में भी बताया है। तो गाइस देखो, अभी तो आपके पास उतना टाइम नहीं है, यूनिट 1 फिलॉसफी का पूरा वीडियो देखो, पूरा मतलब पूरा कहने का सेंस जो मैंने सांख्या बुद्धिज्म ये सब किया है वो, और बाकी सब, क्योंकि वो मैंने पूरा पूरा रिवाइज नहीं करवाया था, बाकी सभी यूनिट मैंने ना पूरे रिवीजन वीडियो में पूरा अच्छे से 10 यूनिट में कराया, उनको जरूर देखो, उनसे आपका ये सब थ्योरी कवर हो जाएगा, मैंने ये सब थ्योरी उसमें डील की है। अब आ जाओ, ये पूछना कौन सा वैलिडिटी जो है इंडिस्पेंसिबल होगा एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए हम कौन सी वैलिडिटी को यूज करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ पहले हम इन सभी वैलिडिटी को ये देख लेते हैं कि ये सब वैलिडिटी है क्या, ठीक है, फिर हम लोग इसको देखेंगे कि एप्टीट्यूड के लिए कौन आता है। तो कंकरेंट वैलिडिटी क्या है, ये जो क्राइटेरिया वैलिडिटी होता है उसके अंदर ही हम लोग कंकरेंट, ठीक है, और प्रिडिक्टिव बांटते हैं, यानी नंबर ए और नंबर डी बांटते हैं। कंकरेंट वैलिडिटी हमें बताता है कि हम किसी करंट सिचुएशन में, प्रेजेंट सिचुएशन में कैसे उसको डील कर रहे हैं, ठीक है। कोई सेम सब्जेक्ट में कोई टूल्स जो है सिमिलर दे रहा है कि नहीं, पहले हमने लिया अलग कोई स्कोर आया, फिर सिमिलर सेम सब्जेक्ट पे वही सिमिलर टेस्ट का इस्तेमाल करके हम चेक करेंगे कि क्या स्कोर सिमिलर आ रहे कि नहीं, दैट इज कंकरेंट वैलिडिटी, करंट सिचुएशन से मेजर करने की कोशिश करते हैं। मैंने इसका भी पूरा एक क्लास लिया हुआ है, वहां से डिटेल भी देख सकते हो, अभी मैं सिर्फ कीवर्ड्स बताऊंगी। तो कंकरेंट का ध्यान रखना, करंट या साइमल्टेनियस, प्रेजेंट। कंटेंट वैलिडिटी की बात करेंगे तो जो कंटेंट वैलिडिटी होता है वो हमें बताता है कि क्या हमने जो कंटेंट बनाई है वो वैलिड है कि नहीं। अब मान लो आपने बच्चों को बोला भाई मैं कल 3 क्लास का टेस्ट लूँ, 3 के चैप्टर 3 का मैं प्लांट्स का टेस्ट लूंगी, टाइप्स ऑफ प्लांट्स का, मान लो ये आपने कंटेंट दे दिया है बच्चों को। अब आप खुद ही सोचो, इस कंटेंट के बेसिस पे ही आप सब कुछ बनाओगे, यानी आप ब्लूप्रिंट जो बनाते हो वो इसी कंटेंट के बेसिस पे बनाओगे। ये कंटेंट वैलिडिटी हमें बताता है कि हमने क्या उन सभी एस्पेक्ट को डाला है जिसके लिए बोला था कि मैं इसका टेस्ट लूंगी,
तो वो होता है कंटेंट वैलिडिटी। यानी यहाँ का एग्जांपल है ब्लूप्रिंट या फिर जो अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं। अचीवमेंट टेस्ट में भी हम कोई ना कोई फिक्स करते हैं कि हम इसका टेस्ट लेने वाले हैं, तो ये याद रखना, ठीक है। फिर है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में आ जाओ, ठीक है। यानी कि कंटेंट वैलिडिटी तो क्लियर हो गया, ब्लूप्रिंट और अचीवमेंट मतलब ये मेजर करता है कि क्या हमने उन सभी एस्पेक्ट को इसमें डाला है, यानी जो हम एम करना चाहते हैं मेजर करने के लिए, हम चाहते हैं कि टाइप्स ऑफ प्लांट देखना कि वो पढ़ के आए हैं कि नहीं, वो हम मेजर कर रहे हैं, दैट इज कंटेंट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होता है, मेजर व्हाट इज सपोज टू, ये वही मेजर करता है जो ये सपोज करना चाहता है। अगर हम किसी का पर्सनैलिटी टेस्ट करना चाहते हैं, अगर हम किसी का साइकोलॉजिकल टेस्ट करना चाहते हैं, अगर हम किसी का रीजनिंग टेस्ट करना चाहते हैं, तो ये सब टेस्ट थोड़ा हाई ऑर्डर कॉन्सेप्ट है ना, ये हाई ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है। तो इन सभी टेस्ट को हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी से करते हैं, ठीक है। हाई ऑर्डर एब्स्ट्रैक्ट है, साइकोलॉजिकल टेस्ट आप किसी का देख करके या ऐसी कोई भी क्वेश्चंस बना के नहीं कर सकते हो, स्पेसिफिकली आपको साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन ही रखने होंगे, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन ही रखने होंगे। तो ऐसे वैलिडिटी को हम लोग कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहते हैं, और ये सब इसका एग्जाम्पल और कीवर्ड है। या फिर फैक्टर एनालिसिस भी इसमें यूज करते हैं हम लोग, ध्यान रखना। अब आते हैं प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। प्रिडिक्टिव बताता है हमारा फ्यूचर के बारे में, ठीक है। यानी हमने कितना अच्छा टेस्ट में परफॉर्म किया है, कितना अच्छा हमने टेस्ट में परफॉर्म किया है, ताकि हम प्रिडिक्ट कर सके कि उसके फ्यूचर में क्या होने वाला है, मतलब ये फ्यूचर में क्या ये इसमें एडमिशन ले पाएगा नहीं ले पाएगा, ये सारा कुछ ये उसका वो मान लो अगर हम सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं या नेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो ब्लू आई मीन टू से वहाँ हमारे एप्टीट्यूड का मेजरमेंट होता है, तो हमारे स्कोर से ही डिसाइडेड होता है कि हम क्वालिफाई करेंगे नहीं, हमारा एप्टीट्यूड उसके लायक है कि नहीं है, ठीक है। तो वो होता है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। यहाँ पे आंसर क्या दिया हुआ है, एप्टीट्यूड टेस्ट, तो वो क्या होगा, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, ठीक है। अब ये बहुत अच्छा है, ये क्रिएटिविटी अभी मैंने नहीं पढ़ा है, मैं पेड क्लासेस में अभी स्टार्ट करूँगी, इसमें ये सब कुछ डाला हुआ है कंटेंट, आप लोगों को नहीं पढ़ा है, मैं आप लोगों को भी 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो डाल के ऐड कर दूंगी, थोड़ा ये खत्म होने दो WB सेट के क्वेश्चंस। तो पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट ट्रू ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग को क्रिएटिविटी से मानते हैं, ठीक है। कैसे क्या ये एक्सप्लेन करूँगी बाद में पूरी थ्योरी के बेस में। तो उसमें इनका कुछ बेस है क्रिएटिविटी का कि आइडिया में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, नोवेल्टी होनी चाहिए, कुछ न्यूनेस होना चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए आइडियाज में, लेकिन करेक्टनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका आइडिया करेक्ट नहीं हो, मतलब जरूरी नहीं है कि आइडिया करेक्ट ही हो सकता है कुछ गलत हो जाए, हो सकता है कोई ऐसा मोमेंट आ जाए जहाँ पे आपको लगा कि ओहो ये तो गलती कर दिया मैंने, इसको कुछ अलग तरीके से, तो ये नहीं होना चाहिए। ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक है क्रिएटिविटी के, और भी कैरेक्टरिस्टिक है क्रिएटिविटी के, जैसे कि और स्टेज भी हैं, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, वो सारा कुछ, तो वो हम लोग एक अलग क्लास से डील करेंगे, पूरा कंसेप्ट ही इसका डील करेंगे, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना, क्रिएटिविटी मतलब आप फ्लेक्सिबल होने चाहिए, आप में नया नया आइडिया आना चाहिए, और आइडिया भी फ्लुएंट आना चाहिए, नहीं कि आ जाए और अब 2-4 साल बाद नहीं, दैट इज नॉट क्रिएटिविटी। फ्लुएंसी होना चाहिए आइडिया में, पर ये भी नहीं डरना भी, एक फियर भी नहीं होना चाहिए क्रिएटिव पर्सन में कि अगर हम ये आइडिया देंगे गलत हो गया तो नहीं, गलत होना इज गुड क्वालिटी ऑफ क्रिएटिविटी, करेक्टनेस ऑफ आइडिया इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। पूछा काइनेस्थेटिक लर्नर कहाँ बेस करेंगे, काइनेस्थेटिक का मतलब किसी चीज को करके, तो देखो करके सीधा सीधा बाई डूइंग, और कुछ इसमें देखने का जरूरत नहीं। अब अगेन ये एक स्टेटमेंट है कि फिलॉसफी कंसर्न विद एवरीथिंग एज अ यूनिवर्सल साइंस, ये किसने दिया है, तो ये एक स्टेटमेंट है, इसको लिख लो या याद कर लो, रिपीट तो नहीं होंगे लेकिन फिर भी सेलर्स ने दिया है, ठीक है। द नेशनल सेंसस इज नॉट रिसर्च बिकॉज इट लैक्स, हम सेंसस को रिसर्च नहीं बोलते क्योंकि ये क्या लैक करता है, ये बताओ। बहुत अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, आप सोचो सेंसस में हम लोग किसको यूज करते हैं, फिर सेंसस को जब हम उसमें यूज करते हैं तो उसमें हम चीज़ों मतलब वो चीज़ लैक क्यों नहीं होता,
खुद सोचो, जब हम सेंसस यूज करते हैं तो हम सेंसस में क्या करते हैं, कितने लोग हैं, कितना पॉपुलेशन है, उनका एज कितना है, उनका जॉब क्या है, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, ये सब कुछ मान लो हम देखते हैं। ठीक है, उनके एज, उनके जॉब, उनके इंफॉर्मेशन के रिलेटेड हम चीज़ों को देखते हैं, उनका हाउसेज फॉर्म्स, ये सब। आप खुद ही सोचो, अगर मैंने बोला कि भाई जो 15 से 20 के एज के 50 लोग हैं, तो क्या जरूरी है ये 15 से 20 के सभी एज, और इनमें से जॉब वाले भी अलग अलग हैं, कोई ये जॉब करा, कोई ये जॉब करा, क्या हम आगे के फ्यूचर जो 15 से 20 आएंगे उनमें जनरलाइज कर देंगे, कर सकते हैं कि अब जो भी एज, इस एज के ग्रुप जाएंगे उनका जॉब यही होगा? नहीं कर सकते हैं ना। बिल्कुल, ये टूल है डाटा कलेक्शन का, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस भी है, डाटा कलेक्शन भी है, पर हम जनरलाइजेशन नहीं करते। ठीक है, हम जनरलाइजेशन नहीं करते, इसलिए यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन। ओके, एजुकेशनल सोशियोलॉजी यूटिलाइजेज ऑल द प्रिंसिपल्स दैट हैव बीन लर्न्ड इन, जिसको लर्न किया गया है तो आ जाओ, बिल्कुल एजुकेशनल सोशियोलॉजी सारे प्रिंसिपल किसके यूटिलाइज करेंगे, तो इसमें तो सोचना ही है आपको, जो सोशल और एजुकेशनल फील्ड होगा उसके। ठीक है, चलते हैं। The following structured observation schedule is known as the chronology of events। ठीक है, chronology of events का पूछ रहा है, तो ये बताना है। ये हम लोग ऑब्जर्वेशन शेड्यूल क्या होता है हम लोग ने डिस्कस कर लिया था कि हम शेड्यूल ऑब्जर्वेशन मतलब हम शेड्यूल करके ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम खुद जा करके करते हैं। क्वेश्चन आर में क्या हम दे दिए फिल करने के लिए, और शेड्यूल में क्या है हम करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में क्या है, हमारे पास एक इवेंट है या कुछ है जिसको हम करते हैं। तो इवेंट सैम्पलिंग, किसी इवेंट में हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, रेटिंग स्केल, रेट करने के लिए लिकर्ट स्केल हो गया, ये सारा कुछ। इंटरवल रिकॉर्डिंग, किसी इंटरवल पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंस्टेनियस सैम्पलिंग जो होता है, ये वो सैम्पलिंग है जहाँ पे एक ऑब्जर्वर रिकॉर्ड करता है एक इंडिविजुअल की करंट एक्टिविटी को, जो कि पहले से सेलेक्टेड मोमेंट है उसमें से, यानी हर एक मिनट उसका ऑब्जर्व करता है। क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट, हर आज पहला मिनट क्या किया, दूसरा मिनट क्या किया, तीसरा मिनट क्या किया। ठीक है, और ऑब्जर्व करता है इंस्टेनियस सैम्पलिंग में। ठीक है, तो याद रखना इंस्टेनियस सैम्पलिंग क्या है, क्योंकि ये रेगुलर इंटरवल पे होता है। लगातार आपके हर एक मिनट आप क्या कर रहे हो, जो जिस चीज़ों, अब ये नहीं कि आप किसी पर्सन का मान लो पूरे दिन का देखना है, तब वो भाई अपना कुछ पर्सनल वर्क भी करा था, आप उसमें भी नो मीन्स आपने पहले से प्री डिसाइड कर लिया है कि मुझे इसके इस क्राइटेरिया पे मेजर करना है, तो आप उसके उस हर क्राइटेरिया के माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे। रेगुलर इंस्टेनियस सैम्पलिंग इसी को कहते हैं, और यही ऑब्जर्वेशन शेड्यूल है जो कि क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट के हिसाब से, क्रोनोलॉजी मतलब सीक्वेंस के हिसाब से वो इवेंट को नोट डाउन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा इंस्टेनियस सैम्पलिंग। बेसिक्स ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी का बेसिक क्या है? तो खुद ही सोचो, बोल रहा है मेंटेनेंस ऑफ सोशल सिस्टम एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल कैरेक्टर, कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ एडोलेसेंस, सिर्फ एक की बात कर रहा है। सोशियोलॉजी पूरी सोसाइटी की बात करेगा, तो ये ऑप्शन गलत। नर्चरेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ यंग सिटीजन, ये भी सिर्फ यंग सिटीजन की बात कर रहा है, तो ये भी गलत। मोरल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ यंग सिटीजन, ये भी सिर्फ एक की बात कर रहा है, तो ये भी गलत। अगर यही बोलता मोरल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कैरेक्टर, ऑफ नेशन, ऑफ सोसाइटी, ऐसे करके बात करता, तो हम एक पल को कंसीडर कर सकते। तो ये देखो, ये पूरा सोशल सिस्टम को मेंटेन करने में और नेशनल कैरेक्टर को प्रिजर्व करने में बात कर रहा है, तो इसमें हमारा सारा कुछ आ गया है ना। एजुकेशनल सोशियोलॉजी का जो बेसिस है वो सब आ गया, ब्रॉडर एस्पेक्ट, और ये सब छोटे छोटे एस्पेक्ट्स। तो ये हमारा गलत हो गया, ये सही है। ठीक है, तो
तो आगे चलते हैं। ओके, अब हमारा क्वेश्चंस फिनिश हुआ। ये तो हम लोगों ने कल कर लिया था 20 और 40 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, तो गाइस अब जो है हम लोग मंडे को नेक्स्ट 40 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मंडे को क्या करेंगे, नेक्स्ट 40 क्वेश्चन करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो गाइस अगर समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ। आप लोग प्लीज़ शेयर करो, ठीक है। एंड नेक्स्ट मंडे को मैं नेक्स्ट 40 यानी 40 to 60 क्वेश्चन जो भी इसके होंगे वो कर दूँगी। ठीक है, और प्लीज़ कमेंट करके एटलीस्ट कमेंट, लाइक तो नहीं करते हो, व्यूज़ तो 105 जाते हैं बट आप लोग लाइक नहीं करते हो। कोई बात नहीं, एटलीस्ट कमेंट करके बताओ कि चीज़ें समझ आ रही है कि नहीं, या मैं ऐसे ही अपना एफर्ट वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत प्रीशियस टाइम से आपके लिए टाइम निकाल रही हूँ। तो आप एक छोटा सा कमेंट कर दोगे कि हाँ आपको क्लासेस समझ आ रही है तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो, हैव मेरी क्रिसमस वंस अगेन टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।